नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो और आज हम ये शो लेकर हाजिर हैं मुंबई से सटे ठाणे जिले के मीरा रोड से, क्योंकि हमारे पीछे जो आप ये इमारत देख रहे हैं गीता आकाशदीप बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग में श्रद्धा वालकर हत्याकांड से भी जघन्य अपराध हुआ है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे 56 साल के आरोपी मनोज साने ने 32 साल की अपनी महिला दोस्त सरस्वती वैद्य की निर्मम तरीके से हत्या की। कथित तौर पर उसके शव के कई टुकड़े किए, प्रेशर कुकर में उन टुकड़ों को उबाला, उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से वो सबूत को मिटाता उससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। किस तरह से पड़ोसियों को इस पर शक हुआ, पुलिस किस तरह से पहुंची, कब ये अपराध हुआ, आरोपी के चाचा क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं आज इस मामले में क्या कुछ हुआ इस विशेष रिपोर्ट में। 3 साल से ये दोनों एक ही फ्लैट में साथ रह रहे थे, लेकिन ये साझा एक भयावह अंत में बदल गया। 56 साल के मनोज साने ने अपनी 32 साल की लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य की हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए शव के छोटे छोटे टुकड़े कर प्रेशर कुकर में उबाल दिया। ये स्तब्ध करने वाली वारदात मीरा रोड के गीता नगर में फ्लैट नंबर 704 में हुई है। मनोज के ठीक सामने रहने वाले पड़ोसी सोमेश श्रीवास्तव ने एनडीटीवी को बताया कि 2-3 दिनों से उन्हें बदबू आ रही थी। सोमेश ने मनोज का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। एक बार घर में स्प्रे मारने की आवाज भी आई, जिसके बाद सोमेश का शक गहरा गया। यहाँ तक कि 7 जून को बिल्डिंग के नीचे मिलने पर जब सोमेश ने मनोज को बताया तो भी उसने नजरअंदाज किया, जिसके बाद पुलिस को खबर कर दी गई। पुलिस ने आने के बाद फ्लैट खोला तो जो दिखा वो दिल दहला देने वाला था। हम अंदर गए तो सामने वुड कटर मशीन रखी थी, फिर और अंदर बेडरूम में गए तो ट्री कटर मशीन रखी थी और इलेक्ट्रिक से जो चलती है। हाँ, इलेक्ट्रिक से चलती है। और बेड पे ब्लैक कलर का प्लास्टिक पड़ा था, तो हमें लगा शायद उसके नीचे बॉडी है, तो उसमें कट कर कुछ नहीं था, ना कोई ब्लड ना कुछ। किचन में सब कुछ था, जो भी था। 3 बाल्टियाँ भर के रखी थी, जिसमें ब्लड और मसल सब सड़ गए थे। कुछ पता नहीं था कि क्या बॉडी है, क्या है। बाल्टियों में उससे 100 के टुकड़े करके रखे हुए थे। हाँ, कुछ आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेल का है कि फीमेल का बॉडी है। मनोज के एक और पड़ोसी ने भी दुर्गंध आने की बात बताई। पड़ोसी के मुताबिक दोनों कभी किसी से बात नहीं करते थे। ये बाथरूम है, इसका गेट खोला तो इसमें से वियर्ड स्मेल आई। अच्छा। हाँ, तो हमने सोचा कि शायद कुछ नीचे काम चालू है, आपने देखा होगा नीचे खुदाई कर रखी है। हमने सोचा कि डक क्लीनिंग का काम चालू है, शायद इसका स्मेल होगा। फिर ठीक है, फिर आफ्टर फ्यू मिनट्स मैं अपने बेडरूम में गया, वहाँ का भी विंडो खोला, सेम स्मेल। मैंने सोचा कि शायद वही स्मेल, अब ये नहीं सोचा कि मैंने बाहर से कैसे आ रही, इतना क्लिक नहीं किया। जैसा मैंने आपको बताया, टोटली कट ऑफ, कोई हेलो नहीं, कोई हाय नहीं। एंड हाँ, कभी कभी मेरी छोटी बेटी है तो वो यहाँ पे खेलती रहती थी, क्योंकि हमारा दरवाज़ा ऐसे ओपन रहता है, डोर। तो जब वो पास करती थी तो कभी उसको बस हाँ एक्सप्रेशन देती थी, दैट्स इट। नया नगर पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में पेश कर 16 जून तक पुलिस रिमांड भी ले ली है। पुलिस के मुताबिक मनोज ने ये बात कबूल की है कि दोनों में झगड़े हुआ करते थे। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले वो एनालिसिस के लिए हमने जेजे हॉस्पिटल में भेज दिया है। इस घटना के आधार पर जो इंफॉर्मेशन मिला, उस बेसिस पे हमने नया नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर पीआई श्री मरुकुटी कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक फ्लैट से उन्हें कटर मशीन और 3 बाल्टियों में 100 के टुकड़े रखे मिले। कुकर में भी मांस को पकाया गया था। 100 के टुकड़ों को जेजे अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 100 के कुछ टुकड़े वो ठिकाने लगा चुका है। आरोपी मनोज साने और मृतका सरस्वती वैद्य की मुलाकात 10 साल पहले बोरीवली की राशन की दुकान में हुई थी, जहां मनोज काम किया करता था। मनोज ने ITI की पढ़ाई की है। सरस्वती अनाथ थी तो मनोज अपने घर वालों से अलग रह रहा था। उसने शादी भी नहीं की थी। एनडीटीवी की टीम जब बोरीवली में मनोज के पुराने घर पहुंची तो उसके चाचा मिले और बताया कि मनोज से बहुत कम बात होती थी। 10 साल पहले वो छोड़ के गया, बाद में कभी खाली रेशन के दुकान पर मिलता था, वो हम हाथ करके चला जाता था। जो महिला उनकी लिव इन पार्टनर थी सरस्वती वैद्य, बताया जा रहा है कि वो अनाथ थी, क्या कभी आप लोग मिले? वही मैं बोलता है कि वो नाम भी मुझे मालूम नहीं था। हम लोग नहीं, कभी नहीं मिला था। श्रद्धा वालकर से भी ज्यादा जघन इस हत्याकांड में आरोपी सबूत मिटाने के पहले ही पकड़ लिया गया। लेकिन ये सवाल अभी बना हुआ है कि प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या क्यों और कैसे की। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि बरसों बरस साथ रहने के बाद भी कोई कैसे अपने साथी के शव को इतनी बेदर्दी से ठिकाने लगाने की सोच सकता है। मीरा रोड से राजा महल, पूजा भारद्वाज और कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
तपती गर्मी और मानसून के इंतजार के बीच महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में लोगों को पानी की बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर शाहपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो कि हैरान करने वाली है। हजारों गांव वाले पानी के टैंकर पर पूरी तरह से पानी के लिए निर्भर हैं। जिस दिन ये टैंकर उनके पास नहीं पहुंचता है, वो पूरी पहाड़ी को पार करके पानी भरने के लिए जाते हैं। महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है और सालों से यही तस्वीरें यहाँ से नजर आती रही हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ से सोहित मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर शाहपुर के अजनूब गांव में हर रोज महिलाएं सुबह 6 बजे से पानी भरने में लग जाती हैं। गांव का कुआं पूरी तरह से सूख चुका है। यह कुआं आसपास के 3 गांवों के करीब 1000 लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन इस साल फरवरी में ही कुआं सूख गया। इसके बाद टैंकर से कुएं में पानी भरा जाता है। 55 साल की सोमी एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में पानी का मटका उठाती हैं। उम्र हो चुकी है, लेकिन मजबूरी है। इसी गांव में रहने वाली संगीता वारे सुबह से छठी बार पानी भरने के लिए इस कुएं पर पहुंची है। इनका घर 1.5 किलोमीटर दूर है। पानी भरला ना। कई सालों से हालात ऐसे ही हैं। काठी लेकर अब चलने लगी हूँ, मजबूरी है, करना पड़ता है। आणि असं हे लाठी आणि हे सगळं घेऊन कसं जातात? काठी व आता चालायला लागलो आम्ही। अच्छा, आम्ही सकाळी 6 वाजेपर्यंत। सुबह के वक्त हम 6 बजे से पानी भरना शुरू करते हैं और शाम को भी करीब 3-4 बजे से पानी भरना शुरू करते हैं। पानी भरने के बाद खेत पर भी काम करने के लिए जाना पड़ता है। काम करने के बाद दोबारा पानी भरते हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए, तब से यही सिलसिला जारी है। 16-17 वर्ष झालं, तिथपासून आम्ही पाणी असंच घेऊन जातो। जब कुएं का पानी खत्म हो जाता है या किसी दिन टैंकर इनके गांव नहीं पहुंचता, तब इन महिलाओं को पानी भरने के लिए एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता है। पहाड़ के दूसरी तरफ वैतरणा नदी है, जहां से ये पानी लाते हैं। क्योंकि पूरा पहाड़ उतरना और दोबारा चढ़ना पड़ता है, इसलिए एक बार में कोई 2 से ज्यादा मटके अपने साथ नहीं लाता और कभी कभी एक दिन में कई बार पहाड़ चढ़ना और उतरना पड़ता है। ये जो हम एक पहाड़ है उसे पार करके आधे पहाड़ को नीचे लेकर आए हैं हम। जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो वैतरणा नदी है। ये शाहपुर जो है मुंबई से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जब गांव का कुआं सूख जाता है या फिर जब गांव में टैंकर नहीं पहुंच पाता है और पानी की ज़रूरत होती है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं महिलाएं एक पूरा पहाड़ पार कर पानी लाने जाती हैं। आप सोचिए, एक एक मटका या 2-2 मटका पानी के लिए इनको पूरा का पूरा पहाड़ पार करना पड़ता है और वज़न उठाकर एक बार फिर से चढ़ते हुए एक पूरा पहाड़ पार कर अपने गांव जाना पड़ता है। और ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, वो भी गर्मी में जब यहाँ पर तापमान 40-45 डिग्री है, तब अगर ऐसे हालात हैं तब आप समझिए कि हालात कितने गंभीर हैं। शाहपुर के ओठावा गांव में भी पानी की यही समस्या है। गांव पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है और लोग टैंकर के भरोसे जी रहे हैं। इसी गांव में रहने वाली गंगूबाई हुड़ा बताती हैं कि पानी न होने की वजह से सालों से गांव में लड़कों की शादी नहीं हो रही है। कोई अपनी बेटी यहाँ नहीं भेजना चाहता। पार पिढ्यान पिढ्या गेल्या तिथून ये पाण्याची अडचण अशीच आहे। आमचे लोक पीढ़ियों से यहाँ पानी की परेशानी मौजूद है। जब इस गांव के लड़के शादी करने के लिए किसी से बात करते हैं तो उन्हें 4 से 8 साल तक इंतजार करना पड़ता है। कोई अपनी लड़की को इस गांव में नहीं भेजना चाहता क्योंकि यहाँ पानी नहीं है। पानी भरने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता है। 6 बजे पानी भरने जाने पर लोग 9 बजे वापस आते हैं। आता 6 वाजेपासून पाण्यावर जातात, तर 9 वाजता पाणी घेऊन त्या इकडे येतात। शाहपुर तालुका में बने तानसा, भातसा, वैतरणा और मध्य वैतरणा जैसे बांधों से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पानी पहुंचाया जाता है। जिस शाहपुर इलाके से यह पानी आता है, वहीं पर रहने वाले लोग परेशान हैं, क्योंकि ये लोग पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। वहां पानी पहुंचना एक बड़ी समस्या है। इलाके के करीब 198 गांवों में 38 टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है। पूर्व विधायक पांडुरंग बरोरा ने बताया कि इन इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए भावली डैम के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कुल खर्च 316 करोड़ रुपए का है, लेकिन योजना पूरा होने में करीब 2 साल का वक्त लगेगा। तानसा भातसा जो पूरा धरण है, तो ये इस तालुका में, यहाँ से मुंबई को वाटर सप्लाई होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत इसी तालुका में है।
अभी के मुख्यमंत्री तत्कालीन गार्डियन मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब ने इस 250 विलेजेस की 100% पानी की किल्लत दूर करने के लिए भावली ग्रेविटी की वाटर स्कीम सैंक्शन किया है। उसका काम चालू है और 24 महीने में वो काम ख़त्म होने के बाद हर गांव में नल से पानी मिलेगा और टैंकर की किल्लत दूर हो जाएगी। आधुनिक भारत की एक सच्चाई ये भी है जहां पर लोगों को 40 डिग्री सेल्सियस में दिन भर पानी का इंतजार करना पड़ रहा है। ये एक मूलभूत सुविधा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर पानी उन तक पहुंचता है। और आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त नेताओं के लिए यह शायद ही कोई मुद्दा हो। शाहपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे से जुड़ी खबर की, जिसका एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे के चंद सेकंड पहले का ये वीडियो है। इस खौफनाक वीडियो को ओडिशा टीवी ने शेयर किया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक सफाई कर्मचारी कोच के फर्श को साफ कर रही हैं। यात्री अपनी बर्थ पर आराम से बैठे हैं, फिर अचानक से जोर का झटका लगता है और चीखें सुनाई देने लगती हैं। तभी अंधेरा हो जाता है और चीख पुकार मच जाती है। दावे के मुताबिक इस वीडियो को ट्रेन के ही एक यात्री ने रिकॉर्ड किया था। बालासोर ट्रेन हादसे में 270 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब तक 82 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। और फ्रांस में एक बार फिर चाकूबाजी की बड़ी घटना सामने आई है। एक हमलावर ने बच्चों पर हमला किया। हमले में 8 बच्चे घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। Mirror.uk की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार हमलावर सीरिया से आया अवैध शरणार्थी है। हमलावर ने 3 से 5 साल की उम्र के 8 बच्चों को चाकू मारा। इससे पहले जनवरी में पेरिस के रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने चाकू मारकर कई लोगों को घायल कर दिया था। केदारनाथ मंदिर के पीछे हिमस्खलन, दिखाएंगे आपको तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। लखनऊ कोर्टरूम के बाहर जिस तरह से गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या की गई, 24 घंटे के बाद भी जितने जवाब मिल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा सवाल कायम है। सवाल कायम है कि आखिर कोर्टरूम के बाहर ये हत्या कैसे हो गई, क्या मकसद था, इसका जवाब सामने नहीं आ पाया है। हमलावर ने आखिर हथियार कहां से जुटाए और उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या था। आलोक पांडे की रिपोर्ट देखिए। मेटल डिटेक्टर, एक्सरे मशीनें। गुरुवार को लखनऊ की जिला सत्र अदालत में सुरक्षा बेहद कड़ी थी। 24 घंटे पहले एक शख्स जो लॉयर की तरह ड्रेस था, उसके पास रिवॉल्वर थी, वो इन्हीं में से एक गेट से अंदर घुस के एक कोर्ट तक पहुंच गया और वहां किसी को कोर्ट के दरवाजे पर गोली मार दी। ये कैसे हुआ? 24 घंटे बाद भी पुलिस के पास कोई जवाब अभी तक नहीं। आज की डेट में काले कोर्ट में हजारों की संख्या में वकील के नाम पे लोग घूम रहे हैं जो एडवोकेट नहीं है। सीआईएसएफ या सीआरपीएफ या सिविल पुलिस की बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे फोर्स लगाई जानी चाहिए, जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट में है, क्योंकि सिविल पुलिस जो है यहाँ मैनेज नहीं कर पा रही ना प्रॉपर मॉनिटरिंग कर पा रही। गेट नंबर 7, 8 ये फ्री है, यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं है। इस गेट से कोई भी अपराधी, कोई भी आदमी, कोई भी वेपन लेके एंटर कर सकता है। बाकी अदर गेट्स पे है चेकिंग, डिटेक्टर्स लगे हैं, वहां पे कुछ चेकिंग है, कुछ बेहतर है। हादसे के 24 घंटे बाद भी ये साफ नहीं है कि 25 साल के इस विजय यादव ने, जो जौनपुर के एक किसान का बेटा है, ये गोलीबारी क्यों की। पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि विजय का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। 2016 में एक केस के अलावा जिसका अंत समझौते में हुआ, उसने एक अत्याधुनिक महंगे रिवॉल्वर से जीवा को 8 बार गोली मारी। 6 गोलियां जीवा की छाती पर या आसपास लगी, 2 उसके हाथ में लगी। 250 किलोमीटर दूर विजय के पिता कह रहे हैं कि वो हैरान हैं। यहाँ आया था तो ये 10 मई को शादी था हमारे साले के लड़के का, और शादी विदा के 11 मई को चला गया। तब से कभी आज तक फोन ही नहीं किया। हम लोग भी फोन करता था, मोबाइल स्विच ऑफ। बुधवार की गोलीबारी के साथ जेल में बंद 48 साल के गैंगस्टर संजीव महेश्वरी जीवा का भयावह अंत हुआ। मुजफ्फरनगर से आने वाले जीवा पर कम से कम 26 आपराधिक मामले थे।
इनमें 2 बीजेपी नेताओं की हत्या का भी मामला था। एक 1997 में और दूसरा 2005 में। 1997 के मामले में उसे सजा हुई थी और 2005 के मामले में वह बरी हो गया था। लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और केदारनाथ धाम के पीछे की पहाड़ियों पर बड़ा हिमस्खलन हुआ। बताया जा रहा है कि केदारनाथ मंदिर से ये जगह 4 किलोमीटर पीछे है। हिमस्खलन के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे की ओर गिरता हुआ नजर आ रहा है और तेज आवाज सुनाई दे रही है। हालांकि घटना से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। और व्हाट्सएप एक और नया फीचर लेकर सामने आ रहा है जिसका नाम है व्हाट्सएप चैनल्स, जिससे टेक्स्ट, फोटोज और वीडियोस का एक अपना ब्रॉडकास्ट कहा जा सकता है। किस तरह से ये काम करता है और इसके क्या फायदे होंगे दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अगर आप WhatsApp यूजर हैं तो तैयार हो जाइए एक नए फीचर के लिए जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। इसका नाम है चैनल्स। इसको आप अपने खुद के ब्रॉडकास्ट बूथ जैसा समझ सकते हैं, जहां एडमिन्स टेक्स्ट, फोटोज, वीडियोस और पोल्स भेज सकते हैं। चैनल्स को एक नए अपडेट्स नाम के टैब में रखा जाएगा जो उन्हें आपकी बाकी चैट से दूर रखेगा। ये आपका एक स्थल है जहां आप अपने सारे जरूरी अपडेट्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेसी की, एक एरिया जिसमें WhatsApp ने बहुत काम किया है। चैनल्स में एडमिन की डिटेल्स फॉलोअर्स के साथ शेयर नहीं होंगी और फॉलोअर्स की डिटेल्स एडमिन या दूसरे फॉलोअर्स नहीं देख सकते। यूजर्स को एक सर्चेबल डायरेक्टरी ऑफ चैनल्स मिलेगी जहां वो अपने पसंदीदा ऑर्गेनाइजेशंस, स्पोर्ट्स टीम्स, न्यूज़लेटर्स और बहुत से चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप एक छोटा बिजनेस चलाते हैं तो तैयार हो जाइए एक सरप्राइज के लिए। चैनल्स के WhatsApp पेमेंट प्लेटफॉर्म से जुड़ने पे ये आपके लिए एक बहुत जरूरी टूल बन सकता है। फिलहाल टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग मार्केट में सबसे आगे है, लेकिन WhatsApp उससे ज्यादा लोकप्रिय एप्लीकेशन है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है। WhatsApp चैनल्स को कोलंबिया और सिंगापुर में शुरू कर रहा है, कुछ प्रमुख इन्फ्लुएंसर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर। लेकिन जुड़े रहे क्योंकि WhatsApp चैनल्स को अभी और अधिक देशों और सभी यूजर्स तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है। और 27 साल बाद मिस वर्ल्ड 2023 का भारत में आयोजन होगा। मिस वर्ल्ड का 71वां संस्करण इस साल नवंबर में होने की उम्मीद है। तारीखों की घोषणा होना बाकी है। भारत ने आखिरी बार 1996 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई से सटे ठाणे जिले के मीरा रोड से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।